हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शुभम सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सोशलाइज विद शुभम पे। हमने इससे पहले लेक्चर में, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा है बीपीएससी के पैटर्न के बारे में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे स्टडी पोर्शन का कंटेंट का। ये पहला टॉपिक है। हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल को टॉपिक में उठाया है। इसकी दो वजह है। एक तो पहले आपने इस चैप्टर को पढ़ा ज़रूर होगा, कहीं ना कहीं बुक से ज़रूर पढ़ा होगा। और दूसरा मकसद उठाने का ये है, हम आपको एक एक्सपोजर देना चाहते हैं कि आने वाला जो लेक्चर है हिस्ट्री का, उसकी क्या कंटेंट होने वाली है और क्या क्वालिटी होने वाली है। हिस्ट्री को पढ़ने और पढ़ाने का मेरा एक अलग डायमेंशन है। लोग इसको बहुत बोरिंग सब्जेक्ट भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं बहुत कंटेंट है, बहुत डेटा है, लेकिन मेरा एक अपना तरीका है, एक पैटर्न है पढ़ने का। आप जब आज हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि हिस्ट्री को एक अलग वे में पढ़ा जा सकता है, और जितना बोरिंग लोग बताते हैं हिस्ट्री वैसा है नहीं। तो आइए पहले टॉपिक को पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे कि जो मैंने आपसे कहा क्या आपको वो चीज़ सच में लगी, या फिर वही घिसी पिटी पैटर्न पे हमने हिस्ट्री पढ़ाया आपको। आइए हम उस टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहला, आज हम पार्टीशन को पढ़ेंगे। तो पार्टीशन पढ़ने के पहले देखिए, कोई भी मूवमेंट जब होता है तो उसके बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही होती है, सडनली कुछ होता नहीं। दैट मीन्स कि कर्जन को, नेथानियल कर्जन को अगर इंडिया बुलाया गया था तो उसके पीछे कुछ तो बैकग्राउंड में हो रहा होगा, तभी ऐसा कुछ हुआ होगा। तो आइए हम लोग बैकग्राउंड से चलते हैं और पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्या रीज़न थी, कर्जन ने क्यों किया था, हम उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करें, हम जानते हैं कांग्रेस कांग्रेस का जो इस्टेब्लिशमेंट होता है, फॉर्मेशन होता है, वो 1885 में होता है। और कांग्रेस की जो फिलॉसफी थी वो पी क्यूब कहते हैं, पिटीशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट। कांग्रेस के इस पॉलिसी के पीछे की वजह ये थी कि कांग्रेस उस समय इन्फेंट थी। मीन्स कांग्रेस का बर्थ हुआ था एक माइटी एम्पायर के सामने। कांग्रेस एक बच्चे के समान थी। और दूसरा चीज़ है कि उनके ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में कांग्रेस को फेथ था, इसलिए वो एक पैसिव वे में प्रोटेस्ट को लेकर चलती थी, जिसका पी क्यू उनकी बेसिक फिलॉसफी होती थी, पिटीशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट। उनके फीचर्स की बात करें तो कांग्रेस एक रोल ऑफ पीपल और एज ए मेंटर दोनों काम एक साथ करते थे। वो कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन सीख भी रहे थे, साथ ही साथ अपने जनरल मासेस के लिए एक टीचर और एक ट्यूटर का भी काम कर रहे थे। इसका वजह ये था कि जो मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी थी डेमोक्रेसी की, वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए न्यू था, क्योंकि इंडिया ने ऐसा कुछ देखा नहीं था इससे पहले। फिलोसफी ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में इंडिया को कुछ पता था नहीं। और जब आपको कुछ पता नहीं होता है तो आप कोशिश करते हैं कि बड़ों से, उनके एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें सीखी जाए। तो मॉडरेट्स की ड्यूटी थी उस समय कि इस फिलोसफीज को लोगों तक पहुंचाना कि आखिर ये होता कैसे है और डेमोक्रेसी में करना क्या होता है। ये स्टेटमेंट गोपाल कृष्ण गोखले की एक स्टेटमेंट है। वो ये कहते हैं, वी विल नॉट बी रिमेंबर्ड फॉर एन पॉलिटिकल अचीवमेंट्स, वी विल बी रिमेंबर्ड फॉर द रोल ऑफ गाइड वी आर प्लेइंग इन द प्रेजेंट सिचुएशन। गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने स्टेटमेंट में ये बताया है कि हमें पॉलिटिकल अचीवमेंट के लिए याद नहीं रखा जाएगा, बल्कि लोग हमें इस पे याद करेंगे जो हम रोल, एक गाइड का रोल प्ले कर रहे हैं लोगों के लिए, कॉमन मासेस के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो इसके कांग्रेस ने प्ले किया था वो था आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड। आखिर कोई भी नेशनल मूवमेंट होगा, पॉलिटिकल स्ट्रगल होगा, तो उसका कोई आइडियोलॉजी तो होगा। तो उसमें एक आइडियोलॉजी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, अपने बुक में लिखा था उन्होंने, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और दूसरा है मोरल डिग्रेडेशन, गोपाल कृष्ण गोखले की। अब देखिए, ये लोगों तक, ये मासेस तक ये बात उन्होंने पहुंचाया कि ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं ब्रिटिश हमारे यहाँ, ब्रिटिशर्स के द्वारा ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है इंडियन रिसोर्सेज का। दूसरा डिमांड उनका था डिमांड ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस की बात करें तो वो चाहते थे कि एक्सपेंस ऑफ लेजिस्लेचर हो, जिसमें लीगल एंट्री ऑफ इंडियंस। कांग्रेस की पहली जो डिमांड थी, वो चाहते थे कि लेजिस्लेचर में इंडियंस की लीगल एंट्री हो। दूसरा डिमांड इलेक्शन सिस्टम हो, और तीसरा लेजिस्लेचर को पावर दिया जाए। वो ये सोचते थे कि इससे गुड गवर्नेंस इंडिया में आ जाएगा।
अगर इंडियंस लेजिस्लेचर में होंगे, इलेक्शन सिस्टम होगी, तो इनकी बातें सुनी जाएगी। फिर हम बात करते हैं वेलफेयर स्टेट। जो नेक्स्ट डिमांड था उनका, वो वेलफेयर स्टेट का था, क्योंकि वो मानते थे कि वेलफेयर एक बाइंडिंग फोर्स है जो स्टेट और पीपल को कनेक्ट करता है। अब इस वेलफेयर स्टेट के कांग्रेस के अपने मायने थे, जिसमें बात करेंगे प्रमोशन टू एजुकेशन, फिर इंडिजाइनेशन ऑफ हायर सर्विसेज, फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन इंडियन फिलोसफी एंड सेपरेशन ऑफ जुडिशियल एग्जीक्यूटिव। वो चाहते थे एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, जो सर्विसेज है वो इंडियन लोगों को की रिक्रूटमेंट हो उसमें, फॉरेन पॉलिसीज जो है वो इंडिया के फिलोसफी पर हो, लीव एंड लेट लीव की बात हो, और दूसरा जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करके चला जाए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर्स। उसमें दादा भाई नौरोजी थे, और दादा भाई नौरोजी और एस एन बैनर्जी का बहुत बड़ा रोल है। होता क्या है कि जब पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, तो जो वर्ल्ड में जो चीज़ें चल रही होती है उसका नॉलेज अपने लोगों को आता है, वो बहुत कुछ सीखते हैं उससे। अब आइए देखते हैं इसमें कुछ मॉडरेट्स के कंट्रीब्यूशन थे। जिसमें पहला एक कमीशन आता है जिसको वेलबाई कमीशन बोलते हैं। इनका रोल था कि इंडिया के एक्सपेंडिचर और इनकम को मॉनिटर करना, इंक्वायर करना कि कितनी अर्निंग हो रही है इंडिया की और कितने एक्सपेंसेस हैं। इससे ये पता चलेगा कि इंडिया की जो रिसोर्सेज है वो जा कहाँ रही हैं। दूसरा है एचिसन कमीशन। ये था कि सिविल सर्विस जो इंडिया में हो रहा है या सिविल सर्विस इंडिया में है उसकी क्या सिचुएशन है। और देखिए इसी एचिसन कमीशन के रिकमेंडेशन पे सिविल सर्विस को हम दो पार्ट में बांटे हैं, यूनियन सर्विस एंड स्टेट सर्विस। आज जो आप यूपीएससी, बीपीएससी, जो प्रोविंशियल सर्विस या पीसीएस सर्विस आप देखते हैं वो इसी एचिसन कमीशन की वजह से आया है। और इसका सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट था एक्ट ऑफ 1892। अभी हम बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, आखिर कर्जन आए थे तो कुछ तो बात होगा ना, कर्जन के इसके यहाँ आने के पीछे कोई रीज़न होगा, हम उस रीज़न की बात कर रहे हैं। एस एन बैनर्जी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था एक्ट ऑफ 1892 में, क्योंकि आपको बता दूं कि एस एन बैनर्जी को सिविल सर्विस से बाहर कर दिया गया था क्योंकि वो हॉर्स राइडिंग नहीं कर पाए थे। सोचिए कि इतना टफ कंपटीशन बना दिया था उन्होंने, इतना टफ कंपटीशन बना दिया था हमारे कॉमन मासेस के पास, लोगों के पास अब हॉर्सेस तो नहीं होते थे कि राइडिंग आएगी उन्हें, तो उन्होंने ऐसा टफ सिचुएशन क्रिएट किया कि लोग compete ही ना कर पाए, क्वालिफाई ही ना कर पाए, बिकॉज नॉलेज के दम पे तो रोक नहीं सकते। तो उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा था हॉर्स राइडिंग, जिसकी वजह से एस एन बैनर्जी को बाहर कर दिया गया था। तो एक्ट ऑफ 1892 जो आता है, तो देखिए हम एक्ट ऑफ 92 को समझते हैं। उसमें नेशनलिस्ट ने डिमांड किया था कि लेजिस्लेचर का एक्सपेंशन हो। ब्रिटिशर्स ने माना भी इसको, ब्रिटिशर्स ने लेजिस्लेचर को एक्सपेंड किया लेकिन ऑफिशियल मेजोरिटी को मेंटेन रखा। अब देखिए दूसरा डिमांड जो इलेक्शन की बात हम कर रहे हैं, तो डिमांड इलेक्शन की डिमांड को ब्रिटिश ने माना, लेकिन एक्ट में इलेक्शन की कोई बात नहीं थी, इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात थी। और तीसरा जो लेजिस्लेचर के पावर को इंक्रीज करने की बात की गई थी, ये भी ब्रिटिश ने मान लिया, लेकिन कुछ कंडीशन। ब्रिटिश ने कंडीशन ये रखा कि क्वेश्चन जो पूछना चाहेंगे इंडियन नेशनलिस्ट, वो क्वेश्चन 15 डेज पहले बताने होंगे गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट आंसर के बाद आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे। मीन्स आपके सारे डिमांड मान लिए गए, लेकिन उस कंडीशन, उस सिचुएशन के साथ कि जो एक टूथलेस टाइगर जैसी बात हो, कि एक ऐसा शेर जिसके दांत नहीं है वो खाएगा क्या। बजट की जो बात थी, तो बजट अभी भी इंडियंस की रीच से बाहर था। तो इस एक्ट को हमारे नेशनलिस्ट ने, हमारे मॉडरेट्स ने बोला था इल्यूजन है ये एक्ट कुछ और नहीं है बल्कि एक छलावा है हमारे लिए, एक मिराज है। अब देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि नेशनलिस्ट काफ़ी राइज कर रहे थे, इंडिया में एक ग्राउंड तैयार हो रहा था ब्रिटिश के खिलाफ, और 1890s के खिलाफ सिचुएशन ब्रिटिश के लिए बहुत ख़राब होता चला गया, सिचुएशन बिगड़ता चला गया, और नेशनल मूवमेंट को मोमेंटम मिलता जा रहा था मॉडरेट्स की लीडरशिप में, और इंडस्ट्रियलाइज नेशन स्टार्टेड एक्सपेंशन। जो ब्रिटिश के अलाइड नेशन थे, यूरोपियन नेशंस थे, काफ़ी एक्सपेंड कर रहे थे। तो ब्रिटेन को एक खतरा था कि कहीं ऐसा नहीं हो जैसे उन्होंने पहले लड़कर बाकी यूरोपियन कंपनीज को भगाया था यहाँ से,
ऐसा कोई सिनेरियो, कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए, इसका डर ब्रिटिश को था। अब हम बात करते हैं, ये ऐसा सिचुएशन ब्रिटिश के सामने था कि ब्रिटिश को कोई स्टेप लेना था, हार्ड स्टेप लेना था। और इन दिस सिनेरियो कर्जन वॉज सेंट टू इंडिया। लॉर्ड कर्जन को इंडिया भेजा गया। अब नथानियल कर्जन 1899 से 1905 तक इंडिया में रहे हैं। और जब कर्जन आते हैं तो उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स देना स्टार्ट किया लोगों को। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में। सबसे पहले देखिए, जो एक्ट ऑफ 1892 आया था तो उसमें लोकल बॉडीज़ की बात की गई थी। लॉर्ड रिपन ने लोगों को लोकल बॉडीज़ प्रोवाइड किया था और लोकल बॉडीज़ को वोटिंग राइट था, लेकिन वो फिनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए ब्रिटिश पे डिपेंड थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे डिपेंड थे वो। तो ब्रिटिश ये एज्यूम कर रही थी कि सिंस वो अपने रिसोर्सेज के लिए गवर्नमेंट पे डिपेंड हैं तो वो थोड़ा टिल्ट भी होंगे गवर्नमेंट के पॉलिसी की तरफ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारे जो नेशनलिस्ट थे, जो लोकल बॉडीज में थे, वो हमारे अपने डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे थे। और ये बन गया ब्रिटिशर्स के लिए पेन। तो यहाँ पे कर्जन ने सबसे पहला अटैक जो किया वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ 1899 के थ्रू किया, जिसमें उसने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ऑटोनॉमी को छीन लिया और उसमें ऑफिशियल मेंबर्स को बढ़ा दिया। मीन्स हमारे लोग तो होंगे उसमें, मगर उसने ऑफिशियल मेंबर को बढ़ा दिया। उसने एक्सक्यूज़ क्या दिया? उसने एक्सक्यूज़ दिया कि लोकल बॉडीज़ में हम फंक्शनिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन उनको हिडन एजेंडा ये था कि वो चाहता था कि नेशनलिस्ट की एंट्री ना हो इसमें। और उसने टॉन्ट ऐसे किया, अपने स्टेप को उसने सही कुछ इस तरह से बताया। उसने कहा कि ही वॉन्टेड टू अटेन द पोस्ट ऑफ मेयर ऑफ कोलकाता आफ्टर लिविंग द पोस्ट ऑफ वाइसराय। सोचिए, वो ये दिखाना चाह रहा है कि कोलकाता का मेयर बनना उसके वाइसराय के पोस्ट छोड़ने के बाद का सपना है या बनना चाहेगा वो। तो ये आपने देखा था पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। दूसरा है एजुकेशनल रिफॉर्म। एजुकेशनल रिफॉर्म में उसने लाया पहले रैले कमीशन। और रैले कमीशन की जो ऑब्जेक्टिव थी वो ये था कि वो हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के कंडीशन को मॉनिटर करेगी। और रिजल्ट क्या था? रिजल्ट आया यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904, जिसके थ्रू उसने यूनिवर्सिटी के सीनेट में ऑफिशियल मेंबर्स की एंट्री को लीगलाइज किया। दूसरा, उसने यूनिवर्सिटी के पीरियडिकल इंस्पेक्शन की बात की कि टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन होगी यूनिवर्सिटीज़ की। और तीसरा, उसने स्ट्रिक्ट एफिलिएशन रूल दिया। अगर ऑफिशियल मेंबर्स की एंट्री होगी सीनेट में तो नेशनलिस्ट वहाँ पे अपना पैर नहीं पसार पाएंगे। पीरियडिकल इंस्पेक्शन होगा तो इससे पता चलेगा कि वहाँ पढ़ाई किस पेपर की हो रही है, क्या पढ़ाया जा रहा है, या ब्रिटिश के मेथड पे पढ़ाया जा रहा है या नहीं, मीन्स वो मॉनिटर करने के लिए। और एफिलिएशन इसलिए कर दिया गया कि नेशनलिस्ट कॉलेजेस की इस्टेब्लिशमेंट हो भी तो उसकी डिग्री की वैल्यूएशन नहीं हो, और अगर वैल्यूएशन नहीं होगी तो पढ़िए और नहीं पढ़िए कोई वैल्यू नहीं बचेगी, क्योंकि आपको डिग्री नहीं होगी तो जॉब मिलेगी नहीं, आप कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में वर्क कर नहीं सकते। और चौथा, उसने यूनिवर्सिटी के मैटर में गवर्नमेंट के हाथ में वीटो पावर दिया। वीटो पावर का मतलब हो गया कि अगर कोई भी चीज़ें पास होगी यूनिवर्सिटी में, कोई बिल पास होगा, कुछ एजुकेशन पे रिकमेंडेशन होगी, कोई नई कोर्स इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और अगर गवर्नमेंट ने वीटो लगा दिया तो वो सारा वहीं रखा रह गया। अब देखिए, ऐसा करने के पीछे ये था वजह कि यूनिवर्सिटी को माना जाता था फैक्ट्री ऑफ नेशनलिस्ट। जाहिर सी बात है, आप जो चीज़ें पढ़ाएंगे लोग वैसे ही बनेंगे। तो यूनिवर्सिटी में देश के बारे में, इंडिया के बारे में, नेशनल पॉलिसीज़ के बारे में चीज़ें पढ़ाई जाती थी। ब्रिटिश को क्रिटिसाइज़ किया जाता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते थे लोग, तो वहाँ से नेशनलिस्ट पैदा हो रहे थे। तो डिक्लेयर्ड एजेंडा क्या था? कर्जन ने बताया कि वो हायर एजुकेशन को प्रमोट करना चाहता है, लेकिन हिडन एजेंडा क्या था उसका? उसने कोशिश किया कि यूथ के एंट्री को पॉलिटिक्स में यहाँ से रोक लिया जाए। तो पहला आपने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन, जिसमें हमने पढ़ा कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1899। फिर हमने पढ़ा एजुकेशनल रिफॉर्म, जिसमें उसने रैले कमीशन, और रैले कमीशन ने रिकमेंड किया यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904। अब हम बात करते हैं पुलिस कमीशन। पुलिस कमीशन या पुलिस रिफॉर्म, इसके तहत कर्जन ने लाया फ्रेजर कमीशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? पुलिस डिपार्टमेंट के इंक्वायरी करना, रिव्यू करना, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट वीक और अनडिसिप्लिन थे। उसका रिजल्ट क्या हुआ?
कमीशन ने रिकमेंड किया पुलिस ट्रेनिंग सेंटर इस्टेब्लिश किए गए और एक नई डिपार्टमेंट बनाई गई, CID। अब देखिए, डिक्लेयर्ड एजेंडा था, कर्जन ने कहा लोगों को टू प्रोवाइड लॉ एंड ऑर्डर। हमने जो पुलिस कमीशन या पुलिस रिफॉर्म किए हैं वो आपके लॉ एंड ऑर्डर के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए किए हैं। लेकिन हिडन एजेंडा क्या था कि जो ट्रेड ऑफ नेशनलिज्म बह रहा है, जो टाइड ऑफ नेशनलिज्म पूरा इंडिया में चल रहा है, उसको पावर के दम पर रोका जाए, उसको फैलने से कंट्रोल किया जाए। तीसरा आता है जुडिशियल रिफॉर्म, जिसमें उसने क्या किया, नंबर ऑफ जजेस, हाई कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाया और उसके सैलरीज और उसके पेंशन्स को बढ़ाया। पैसा जब बढ़ाया जाएगा जजेस का, तो इसका मोटो ये था कि जजेस का जो इंक्लाइनेशन होगा वो थोड़ा टिल्ट होंगे ब्रिटिश की तरफ। तो आपने देख लिया कर्जन के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को, एजुकेशनल रिफॉर्म को, पुलिस रिफॉर्म को और जुडिशियल रिफॉर्म को। अब सोचिए, कर्जन इतना कुछ करने के पीछे एक ही वजह है ना, कि आपके नेशनलिस्ट टाइड को, नेशनलिस्ट के वेव को रोका जाए, इंडिया में फैलते नेशनलिज्म को रोका जाए। अब आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म से कर्जन ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाया, जिसमें था पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट, लैंड रिजोल्यूशन एक्ट ऑफ 1902, कोऑपरेटिव बैंक इस्टेब्लिशमेंट, R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड एनालिसिस एंड मॉनेटरी कमीशन। अब देखिए कर्जन ने क्या क्या रीजन दिया इसके पीछे। उसने कहा कि सिंस फार्मर्स वर द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड सेक्शन बिकॉज दे हैव पीरियडिकल इनकम एंड पीरियडिकल एम्प्लॉयमेंट। उसने बताया कि फार्मर्स की जो इनकम और जो एक्सपेंसेस हैं और जो एम्प्लॉयमेंट है वो सीजनल है, एक पीरियड के लिए होती है, तो इनका इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। इनके हिडन एजेंडे की हम बात करेंगे, यू विल शॉक कि कर्जन ने कितना सोच कर ये काम किया था। पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट की हम बात करें तो जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट थे वो ज़मीन पंजाब में नहीं खरीद सकते थे। इस उसने क्या बताया कि फार्मर्स को मनी लेंडर से एक सिक्योरिटी मिल जाएगा। लैंड रिजोल्यूशन एक्ट 1902, इसमें फार्मर्स के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए जाएंगे। इसमें उसने फार्मर्स को गवर्नमेंट से बचा दिया कि चलिए अगर आप रेवेन्यू नहीं भी दे पाएंगे तो गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं करेगी। देखिए सारे स्टेप को देखकर क्या लग रहा है कि वह फार्मर्स की कितना अच्छा काम किया कर्जन ने। कोऑपरेटिव बैंक का एस्टेब्लिशमेंट किया ताकि फार्मर को आसानी से लोन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी लोन मिलने में। R&D डेवलपमेंट या डिपार्टमेंट का एस्टेब्लिशमेंट था ताकि एग्रीकल्चर को डेवलप किया जाए, लैंड का सर्वे हो, टाइप्स ऑफ सॉइल की बात हो। एंड मॉनेटरी कमीशन था कि इंडिया में इरिगेशन का क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, उसको देखा जाए। बिकॉज इंडिया के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और खासकर इंडिया की बात करें तो कहा जाता है ना कि इंडियन एग्रीकल्चर इज़ अ गैम्बल विथ मानसून। तो इंडिया के जो एग्रीकल्चर का जो कंडीशन है, क्योंकि हम लोग बारिश पे डिपेंड है, हम लोग रेनफॉल पे डिपेंड, अगर बारिश होती है तो खेती होती है वरना नहीं होती है, तो इसलिए उसने इरिगेशन पे फोकस किया। तो देखकर स्टेप तो बहुत अच्छा लग रहा है, कर्जन ने एग्रीकल्चर के लिए काम किया, हमारे फार्मर्स के लिए काम किया। इंटेंशन की बात करें, कर्जन का इंटेंशन क्या था, उसने एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरिस्ट को इसलिए आगे बढ़ाया ताकि जो मेन स्ट्रीम है रिवॉल्यूशन का, उससे फार्मर्स को कट ऑफ कर दिया जाए। उसका हिडन एजेंडा था टू कट ऑफ फार्मर्स कम्युनिटी फ्रॉम द नेशनल मूवमेंट। देखा आपने कि स्टेप अच्छा दिखाकर कैसे किसी को बेवकूफ़ बनाया जाता है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, वो कर्जन ने दिखाया। अब आते हैं कर्जन की रेलवे रिफॉर्म्स के बारे में। उसने बुलाया थॉमस रॉबर्टसन को, और इंडिया में रेलवे के डेवलपमेंट में थॉमस रॉबर्टसन का बहुत बड़ा रोल है। रॉबर्टसन ने बताया कि रेलवे नेटवर्क एडिक्वेट नहीं है, तो उसने बोला कि इंडिया में रेलवे लाइंस बिछाई जाए। और इसी वजह से आप देखेंगे तो ब्रिटिश के टाइम में तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ रेलवे लाइंस बिछाए गए कर्जन के टाइम में। कर्जन ने अपने रेन में, अपने 6 साल के पीरियड में बहुत सारे रेलवे लाइंस बिछाए थे। डिक्लेयर्ड एजेंडा था टू प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स। कर्जन ने बताया कि हम ट्रेड एंड कॉमर्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हिडन एजेंडा था कि मिलिट्री स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए और रिमोटेस्ट एरिया तक ब्रिटिश इंडस्ट्रीज की पहुंच हो, ताकि वो गांव-गांव जाकर अपने गुड्स को, मैनचेस्टर गुड्स को बेच सकें
एक और चीज़ बता दूं, जब रिवोल्ट हो रहा था तो वहाँ पे हमारे मेंबर नहीं पहुँच पा रहे थे, हमारे आर्मी, ब्रिटिश के आर्मी नहीं पहुँच पा रहे थे। तो एक कम्युनिकेशन बने कि आर्मी को बहुत जल्दी